हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले के वीडियोस में हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कर चुके हैं कि भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। उसके बाद हमने वॉटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसकी भी स्टडी कर ली है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जो आपका 6.1.2 जो सेक्शन है एनसीईआरटी के अंदर, उसकी स्टडी करने वाले हैं कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब इसके अंदर पढ़ने के वाले हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में कि भाई क्रोमोज़ोम क्या होते हैं, क्रोमेटिन क्या होते हैं। तो क्रोमोज़ोम के बारे में हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि क्रोमोज़ोम इज़ द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी डीएनए ही है लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा उसकी पैकेजिंग हो चुकी है, जिसके कारण वो क्रोमोज़ोम जैसा दिखने लगा है। तो ये जो पैकेजिंग है ये हम करते क्यों हैं और किसकी हेल्प से हो रही है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए वर्ड टू वर्ड स्टडी करते हैं। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव बेस पेयर्स एज 0.34 नैनोमीटर, यह मैंने बताया था 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसके बीच की डिस्टेंस होती है 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब ये है दो बेसिस के बीच की डिस्टेंस। अगर हम टोटल डीएनए की लेंथ को निकालना चाहते हैं, कि जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स के केस में, हमने पढ़ा था कि भी वहाँ पे बताया गया था हैप्लॉइड कंटेंट कितना है, तो वहाँ पे 3.3 इंटू 10⁻⁹। तो हम डिप्लॉइड करेंगे तो 6.6 हो जाएगा। तो अगर हम कोई भी जो डीएनए है उसकी टोटल लेंथ निकालना चाहते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब पर्टिकुलर वो टोटल कितनी मीटर का है डीएनए, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी उसकी टोटल लेंथ है इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई एक बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो वह 0.34 इंटू 10⁻⁹। चलो देखते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मैम्लियन सेल इज़ कैलकुलेटेड, मतलब एक हम मैमेलियन सेल के अंदर अगर डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट करें तो हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद द डिस्टेंस बिटवीन द कंजुगेटिव बेस पेयर। मतलब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं उसको हम एक बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी डीएनए की, कि भाई अगर कोई सेल है उसके न्यूक्लियस में वो कितना लेंथ है डीएनए का इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो चलिए जानते हैं। जैसे 6.6 इंटू 10⁻⁹ है, उसको हम 0.34 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स। यानी जो टोटल डीएनए है उसकी लेंथ हो जाएगी 2.2 मीटर्स। मतलब एक सेल का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर हम कहते हैं हमारा जेनेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जो कि क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो वहाँ पर उसकी टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो वो 2.2 मीटर का है। तो ये बहुत ज़्यादा लेंथ है। एक सेल का साइज़ बहुत कम होता है और उस साइज़ में भी इतना मीटर का जो डीएनए है वो कैसे सेट आएगा। तो एक न्यूक्लियस का ही साइज़ अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ मीटर के अंदर आता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम 2.2 मीटर डीएनए को इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे सेट करते हैं। तो वो सब होता है आपका पैकेजिंग के कारण, कि भाई वो कैसे उसको पैक कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, सच एज ई कोलाई, दो दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस द डीएनए नॉट स्कैटर्ड थ्रू द सेल। मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो डीएनए है वो आपका पूरे साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है। आपको पता है डीएनए नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड के कारण वहाँ पे एसिडिक नेचर है और पीएच चेंज करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स आ जाते हैं जिसके ऊपर की पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो जो प्रोटीन्स हैं क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो डीएनए है वो प्रोटीन्स के चारों ओर बाइंड हो जाता है, जिसके कारण वो एक सेल के पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही वो सेटल्ड रहता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। लूप्स हैं बड़ी बड़ी, उसकी फॉर्म में वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग होते हैं जो कि यूकैरियोट्स के अंदर जो पैकेजिंग करते हैं उनसे। जो यूकैरियोट्स के अंदर जो पैकेजिंग करते हैं आपके डीएनए की वो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रोटीन्स है जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं हम यूकैरियोट्स के अंदर। इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब जो पैकेजिंग करने का तरीका है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। यहाँ पे एक स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं और जिनका नेचर बेसिक है, और उनको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। आपको पता है प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के बने होते हैं और पर्टिकुलर प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज रहेगा, उसका नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर अमीनो एसिड्स कैसे हैं। तो जो प्रोटीन्स होते हैं ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक अमीनो एसिड्स के अंदर रिच हैं। इसके आगे आपके लिखा हुआ है कि कुछ बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन, ऐसे अमीनो एसिड से रिच हैं हिस्टोन, जिसके कारण उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो बेसिक नेचर के हैं। ए प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू विद चार्ज साइड चेन। जैसे कि बताया है कि भी प्रोटीन के ऊपर चार्ज कैसे आता है कि उसके अंदर कौन से अमीनो एसिड रेजिड्यूज़ हैं और उनके पास जो साइड चेन है वो उनके पास कौन सा चार्ज है। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन जो अमीनो एसिड हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। बोथ द अमीनो एसिड रेजिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। ये जो लाइसिन और आर्जिनिन है ये दोनों ही अपने जो इनके साइड चेन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब हम बात करेंगे जो हिस्टोन्स हैं वो हिस्टोन कैसे डीएनए को अपने चारों ओर रैप करवाता है और कैसे डीएनए पैकेज होता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। तो क्या होता है जब पैकेजिंग होती है तो हिस्टोन ओक्टामर बनाता है। देखो हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ओक्टामर। हिस्टोन जो है ना वो एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसके अंदर की 8 यूनिट्स होती हैं हिस्टोन की, वो अरेंज हो जाती हैं और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन ओक्टामर। अब क्या होता है जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ओक्टामर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। जैसे कि आपके दिखाया हुआ है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, ये जो सर्कुलर दिखाया गया है ये आपका हिस्टोन ओक्टामर है जिसके अंदर 8 यूनिट्स लगी हुई हैं हिस्टोन प्रोटीन्स की, और ये जो इसके चारों ओर ये रैप करके दिखाया हुआ है ये है आपका डीएनए। तो ये जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज है और जो हिस्टोन ओक्टामर है इसके अंदर हिस्टोन जो प्रोटीन्स है उसकी 4 यूनिट है। और ये जो H1 हिस्टोन है ये बाद में क्या करता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, ये भी एक टाइप का हिस्टोन है, तो ये भी इसको स्टेबलाइज करने के लिए बाद में डीएनए के ऊपर अटैच होता है। ये जो एक डीएनए है जो ये एक न्यूक्लियोसोम है जिसके अंदर हिस्टोन ओक्टामर के चारों ओर डीएनए रैप किया हुआ है वो 200 बेस पेयर है। तो न्यूक्लियोसोम्स कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। अब क्या होता है क्रोमेटिन, क्या होता है क्रोमेटिन को मैंने बताया था थोड़ी सी कंडेंस फॉर्म होती है डीएनए के। मान लो ये डीएनए था शुरू में, बीच में जो न्यूक्लियोसोम के चारों ओर डीएनए ने रैप कर लिया, तो कुछ अब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है कि बीच में कोई बीड्स जैसे कोई मन का लगा हुआ है,
जैसे कोई मोती लगा हुआ है जैसे माला में, तो बीच में ऐसे, क्योंकि ये है आपका न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम के चारों ओर डीएनए ने रैप किया हुआ है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी को हम कह रहे हैं क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर दिखता है। And the nucleosomes in the chromatin seen as beads on string structure when viewed under electron microscope। ये लिखा हुआ है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं, देखिए कि लिखा हुआ है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे कि बीच में डॉट डॉट से लग रहे हैं और ये ऐसे है बीच में डॉट डॉट दिखाया हुआ है, तो ये क्या है, बीच में है न्यूक्लियोसोम और ये जो बीच में क्या है डीएनए है। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, डीएनए ने रैप किया हुआ है अप्रोक्सीमेट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स जो है वो न्यूक्लियोसोम के अराउंड रैप किया हुआ है। आगे देखते हैं, द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर दैट आर further coiled and condensed as metaphase stage of cell division to form chromosome। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियोसोम की हेल्प से ही पैकेजिंग हो रही है, अब ये जो डीएनए है ये आगे भी इसकी बहुत ज़्यादा पैकेजिंग होती है। सोलेनोइड्स मॉडल आता है, सोलेनोइड की फॉर्म में अब ये अरेंज होता है। उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बन जाते हैं। उसके बाद वो फर्दर आगे इसकी कोयलिंग होती है, सुपर कोयलिंग होती है, और लास्ट में जो सुपर कोयलिंग के बाद जो आखिरी स्टेज के ऊपर जो मेटाफेज स्टेज आती है, तब क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये जो है ना पैकेजिंग शो करता है उस टाइम, क्योंकि सेल डिवाइड करने वाला होता है और जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी डिवाइड करना है, तो उस दौरान ये पैकेज होकर इसको सेल को डिवाइड करना है, तो उस दौरान ये क्रोमोसोम बना लेता है। The packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that collectively referred to as non-histone chromosomal proteins। इसके भी ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियोसोम तक तो सही है, हिस्टोन की हेल्प से न्यूक्लियोसोम से बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन आगे जो फर्दर पैकेजिंग होनी है क्रोमेटिन फाइबर से फिर क्रोमोसोम बनना है, उसके लिए इसको एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए। हिस्टोन के साथ साथ इसको कुछ और प्रोटीन्स चाहिए जिसको हम कह रहे हैं NHC प्रोटीन्स या फिर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। आगे देखिए, इन ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड आर रेफर्ड टू एज यूक्रोमेटिन। अब ये दो वर्ड आते हैं, कि यूक्रोमेटिन आता है कि हेट्रोक्रोमेटिन आता है। जब भी हम न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन को स्टेनिंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेन के कारण कुछ जो है एरिया वो लाइटली स्टेन होता है, तो जो एरिया लाइटली स्टेन हुआ उसको हमने कह दिया यूक्रोमेटिन, और जो एरिया डेंसली स्टेन हुआ या फिर डार्कली स्टेन हुआ उसको हमने कह दिया हेट्रोक्रोमेटिन। तो याद रखना है, आपका जो यूक्रोमेटिन है यही एक्टिव जीन्स होते हैं इसके अंदर, इसी के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन होती है। आपके आगे लिखा हुआ है यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन वेरेज हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। मतलब जो डीएनए आपका यूक्रोमेटिन रीजन एरिया में है उसका आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी उससे एमआरएनए बनेगा और वो आगे जाके प्रोटीन्स बनाएंगे जिससे आपके अलग अलग एक्सप्रेशंस होंगे। और जो भी आपके जीन्स हैं, जो भी जो डीएनए है जो कि हेट्रोक्रोमेटिन रीजन के अंदर है, क्योंकि वो डेंसली पैक है और वो स्टेन भी उसका डार्कली स्टेन है, क्योंकि वो डेंसली पैक होने के कारण वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाई है, वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स है वो एक्टिव नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो है आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव और जो यूक्रोमेटिन है वो है आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो इसके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। आगे के वीडियो में मैं इसका डिफरेंस भी बताऊंगा कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर आएगा हिस्ट्री के अंदर कि भाई डीएनए को जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या साइंटिस्ट आए थे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे, और जिसके कारण डीएनए को हम आज जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।